हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म या कॉर्पोरेट टेकओवर से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अक्सर इतिहास के इस हिस्से को देखते हुए एक सवाल जहन में आता है कि आखिर कैसे एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी जिसका काम सिर्फ मसाले और सूती कपड़े खरीदकर यूरोप में बेचना था, उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना राजनीतिक और प्रशासनिक कब्जा जमा लिया। आज टेबल पर रिसर्च आर्टिकल्स, ऐतिहासिक दस्तावेजों और नोट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा है। इन सभी स्रोतों को खंगालने का सीधा सा मकसद ये समझना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीतियों का जाल कैसे बुना। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि दशकों तक चली कूटनीति, चालाकी और कागजी कानूनों का एक बहुत ही शातिर खेल था। बिल्कुल। अगर इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखा जाए ना, तो 1773 से लेकर 1853 के बीच का समय सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसी दौर में ब्रिटेन की संसद ने कुछ ऐसे चार्टर एक्ट्स और कानून पास किए जिन्होंने भारत की पूरी प्रशासनिक नींव को ही बदल कर रख दिया। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, उनके आधार पर हम सिर्फ इन एक्ट्स की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके पीछे काम कर रही रिंग फैंस, सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी आक्रामक नीतियों का भी एक विस्तृत ऑपरेशन करेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक कंपनी जिसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य मुनाफा कमाना था, वो धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक मशीनरी में बदल गई। इन दस्तावेजों से जो पैटर्न निकलकर सामने आता है, वो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, और शुरुआत 1770 के दशक से करते, जहां स्रोतों में एक बहुत ही अजीब और मजेदार विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जो भारत से इतना पैसा और धन दौलत कमाकर वापस इंग्लैंड लौट रहे थे कि वहां के लोग तंज कसते हुए उन्हें नवाब बुलाने लगे थे। ये नवाब लंदन में बड़ी बड़ी हवेलियां खरीद रहे थे और यहाँ तक कि अपने पैसे के दम पर ब्रिटिश संसद में सीटें भी खरीद रहे थे। एक तरह से यह आज के समय के उन टेक ब्रोस की तरह था जो अपना स्टार्टअप बेचकर अचानक से अरबपति बन जाते हैं। बिल्कुल सही तुलना है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि दूसरी तरफ खुद ईस्ट इंडिया कंपनी गहरे वित्तीय संकट में डूबी हुई थी। हालत इतनी खराब थी कि कंपनी को दिवालिया होने से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़े और 1 मिलियन पाउंड के लोन की मांग करनी पड़ी। मतलब कर्मचारी अमीर हो रहे थे और कंपनी पूरी तरह से कंगाल। यही वो पॉइंट था जहां ब्रिटिश संसद को समझ आ गया कि अब कंपनी को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। इतने बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने के लिए ही सरकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आई। ये इतिहास में पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में सीधा दखल दिया। दस्तावेजों के मुताबिक इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद का कद काफी बढ़ा दिया और उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस नई कुर्सी पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और उनके काम को आसान बनाने के लिए एक परिषद भी तो बनाई गई थी ना? हाँ, उनके लिए फैसले लेना आसान बनाने के इरादे से 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इसके साथ ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ताकतों को कम करके उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया। एक और बड़ा काम यह हुआ कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलाइजा एम्पे थे। कागजों पर तो ये व्यवस्था बहुत ही शानदार और सुलझी हुई लगती है। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन से बैठे बैठे किसी ने एक परफेक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हो। लेकिन असलियत में जिन रिसर्च पेपर्स को मैं पढ़ रही थी, उनके अनुसार इस 1773 के एक्ट ने इतना ज्यादा भ्रम और कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि सिस्टम चलने के बजाय और उलझ गया। कागजी और जमीनी हकीकत का ये अंतर ही इस एक्ट की सबसे बड़ी विफलता थी। सबसे बड़ी खामी ये थी कि गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं दी गई थी। अब अगर काउंसिल के 4 में से 3 सदस्य किसी बात पर अड़ जाए और गवर्नर जनरल के खिलाफ वोट कर दें, तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था। ये वैसा ही था जैसे किसी कंपनी के सीईओ को काम तो सौंप दिया गया हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर कदम पर उसकी टांग खींच रहे हों। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी तो बहुत बड़ा विवाद था। बिल्कुल। दूसरी बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को लेकर ही थी। यह कहीं लिखा ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कहां खत्म होते हैं और गवर्नर जनरल की काउंसिल के फैसले कहां से लागू होते हैं। दोनों संस्थाएं खुद को बड़ा मानती थीं और आए दिन इनके बीच भयंकर टकराव होता रहता था। तो इस रोज-रोज के झगड़े और प्रशासनिक गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई नया रास्ता निकालना ही था।
1784 में ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट ने यही काम किया, पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए। इस एक्ट ने पुरानी उलझनों को काफी हद तक सुलझा दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की पूरी रणनीति दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल पर टिकी थी। इस कानून ने साफ कर दिया कि कंपनी का व्यापारिक काम अलग होगा और राजनीतिक काम एकदम अलग। व्यापार समझने के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही रखा गया, लेकिन राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य मामलों के फैसले लेने के लिए लंदन में एक नया 6 सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्री भी देखते थे। और भारत के स्तर पर भी तो काउंसिल में बदलाव हुए थे। जी, भारत के स्तर पर भी एक बड़ा सुधार हुआ। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। 3 सदस्य करने का फायदा सीधा था। अब गवर्नर जनरल को अपना फैसला पास करवाने के लिए सिर्फ एक सदस्य को अपने पक्ष में करना होता था और उसका बहुमत साबित हो जाता था। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस एक्ट की एक और लाइन बहुत गहरे तक ध्यान खींचती है। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले भारतीय क्षेत्रों को आधिकारिक दस्तावेजों में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र या ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहकर पुकारा गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक सीधा ऐलान था कि जो कंपनी अब तक खुद को सिर्फ एक व्यापारी बता रही थी, वो असल में ब्रिटिश साम्राज्य का मुखौटा है और इन जमीनों का असली मालिक अब ब्रिटिश क्राउन है। ये प्रशासनिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन साम्राज्य सिर्फ लंदन में बैठकर कानून पास करने से थोड़ी बनते हैं। असली खेल तो भारत की जमीन पर खेला जा रहा था। ये एकदम सही बात है। इसी दौर में 1765 से 1813 के बीच रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का जमकर इस्तेमाल हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने समझ लिया था कि कंपनी अभी इस हालत में नहीं है कि वो पूरे भारत से एक साथ युद्ध लड़ सके। ये रिंग फेंस की नीति अगर ध्यान से देखी जाए तो ये किसी अंडरवर्ल्ड के प्रोटेक्शन रैकेट या हफ्ता वसूली जैसी लगती है। कंपनी ने सीधे लड़ने के बजाय अपने मुख्य इलाकों, खासकर बंगाल को बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों को बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बंगाल को मराठों और अफगान हमलावरों से बचाना कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसलिए अंग्रेजों ने अवध जैसे पड़ोसी राज्यों से कहा कि हम तुम्हारी सीमाओं की रक्षा करेंगे ताकि दुश्मन हम तक ना पहुंच सके। और इसका खर्चा? कूटनीति का असली रंग तो यही था। अवध की सीमाओं पर कंपनी की सेना खड़ी होती थी, लेकिन उस सेना की पूरी सैलरी, खाना पीना और हथियारों का खर्च अवध के नवाब को खुद अपनी जेब से देना पड़ता था। सुरक्षा अंग्रेजों की हो रही थी, लेकिन कीमत पड़ोसी राज्य चुका रहे थे। ये तो बिना कोई पैसा खर्च किए अपनी सेना को खड़ा रखने का सबसे शानदार तरीका था। लेकिन ये रक्षात्मक रवैया हमेशा नहीं रहा। 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो ये रिंग फेंस की नीति एक बेहद आक्रामक और खतरनाक रूप ले चुकी थी, जिसे सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस का नाम दिया गया। अचानक से ये व्यापारिक कंपनी इतनी आक्रामक कैसे हो गई? इस आक्रामकता के पीछे भारत की कम और यूरोप की राजनीति का ज्यादा बड़ा हाथ था। यूरोप में उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट नाम का तूफान आया हुआ था। अंग्रेजों को रात दिन ये डर सताता रहता था कि कहीं फ्रांसीसी भारत आकर टीपू सुल्तान जैसे पुराने सहयोगियों के साथ मिल गए तो ब्रिटिश सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और इसी डर की वजह से उन्होंने ये नई नीति लागू की। हाँ, इसी फ्रांसीसी खतरे को जड़ से उखाड़ने और भारतीय रियासतों को पूरी तरह से पंगु बनाने के लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि का जाल बिछाया। इस संधि की शर्तें पढ़कर किसी को भी हैरानी होगी कि कोई राजा इसे मान कैसे सकता है। जो भी राज्य इस पर हस्ताक्षर करता, उसे सबसे पहले अपनी खुद की सेना को भंग करना पड़ता था। फिर राज्य की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश सेना की एक विशाल टुकड़ी को अपनी राजधानी में जगह देनी होती थी और उसका पूरा खर्च भी उसी राजा को उठाना होता था। और अगर किसी कारण से राजा वो खर्च नहीं दे पाता, तो उसके राज्य का एक बड़ा उपजाऊ हिस्सा जुर्माने के तौर पर अंग्रेज हमेशा के लिए हड़प लेते थे। सेना के अलावा विदेशी संबंधों पर भी इस संधि ने पूरी तरह से ताला लगा दिया। मतलब एक किसी और से समझौता नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। कोई भी भारतीय शासक अंग्रेजों की परमिशन के बिना किसी दूसरे राज्य से ना तो युद्ध कर सकता था, न ही शांति समझौता। और फ्रांसीसियों का डर तो इतना था कि संधि में साफ लिखा होता था कि बिना अंग्रेजों से पूछे किसी भी यूरोपीय नागरिक को दरबार में नौकरी नहीं दी जा सकती। और इन सब के ऊपर से वो ब्रिटिश रेजिडेंट? हाँ, सबसे बड़ा सिरदर्द था दरबार में तैनात होने वाला ब्रिटिश रेजिडेंट। ये व्यक्ति कहने को तो सिर्फ एक राजनयिक या सलाहकार होता था, लेकिन असल में वो ऐसा बॉस था जो राजा के हर छोटे बड़े फैसले में दखल देता था। इन कड़े नियमों का नतीजा
बहुत ही खौफनाक निकला। जिन राजाओं ने अपनी सेना और विदेश नीति ही अंग्रेजों को सौंप दी, वे धीरे धीरे पूरी तरह से लापरवाह और भ्रष्ट हो गए। उन्हें पता था कि अगर प्रजा ने विद्रोह किया तो ब्रिटिश सेना उन्हें बचाई ही लेगी। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का सबसे भयानक असर उन भारतीय सैनिकों पर पड़ा जिन्हें रातों रात नौकरी से निकाल दिया गया था। सही कहा। ये बेरोजगार सैनिक हथियारों के साथ दर दर भटकने लगे और धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने पिंडारियों का रूप ले लिया। इन पिंडारियों ने मध्य भारत में लूटपाट का ऐसा तांडव मचाया कि पूरा का पूरा इलाका अराजकता की आग में जल उठा। यह कूटनीति का एक ऐसा मीठा जहर था जिसने बिना खून बहाए ही राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने यह संधि स्वीकार की। उसके बाद मैसूर, तंजौर और अवध जैसे ताकतवर राज्य भी एक एक करके इस जाल में फंसते चले गए और अपनी आज़ादी खो बैठे। लेकिन साम्राज्य सिर्फ सेना और संधियों के दम पर खड़ा नहीं हो रहा था। असली मकसद तो मुनाफा कमाना ही था, और ये चीज 1813 के चार्टर एक्ट में बहुत साफ नजर आती है। फिर से नेपोलियन की वजह से ही कहानी बदलती है। नेपोलियन ने अपने कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत यूरोप के सारे बंदरगाह ब्रिटिश जहाजों के लिए बंद कर दिए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश व्यापारियों का माल बिकना बंद हो गया। इंग्लैंड में हाहाकार मच गया और सबने संसद पर भारी दबाव डाला कि भारत का दरवाजा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों खुला है, बाकी ब्रिटिश व्यापारियों को भी वहां जाने का मौका मिलना चाहिए। इसी भारी दबाव का सीधा नतीजा था चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी जो मोनोपोली सालों से चली आ रही थी, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, लेकिन यह एक्ट सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। इसके दो ऐसे पहलू थे जिन्होंने भारतीय समाज की नींव में सेंध लगाने का काम किया। ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि इसमें पहली बार शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का बजट अलॉट किया गया था। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है। और दूसरा बड़ा फैसला ये था कि ईसाई मिशनरियों को कानूनी तौर पर भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई। शिक्षा पर पैसा खर्च करने का मकसद कोई समाज सेवा नहीं था। इसका असली लक्ष्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच, पसंद और विचारों में पूरी तरह से अंग्रेज हो, ताकि वे कंपनी के निचले स्तर के प्रशासनिक कामों को कम सैलरी में कर सकें। धर्म और शिक्षा दोनों को ही एक छुपे हुए औपनिवेशिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर ठीक 20 साल बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये वो समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। 1833 के इस एक्ट को अगर ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल क्रांति के नजरिए से समझें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बिल्कुल। ब्रिटेन के कारखानों में अब इतना माल बन रहा था कि उन्हें बेचने के लिए एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी। अब भारत सिर्फ मसाले देने वाला देश नहीं रहा था, बल्कि मैनचेस्टर में बने सूती कपड़ों को खरीदने वाला एक विशाल बाजार बन गया था। इस बाजार को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए पूरे भारत में एक ही तरह का प्रशासन और एक ही कानून चाहिए था। इसलिए सबसे बड़ा कदम उठाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की कुर्सी का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को पूरी तरह से दफना दिया। जो कंपनी मसाले बेचने आई थी, अब उसका चाय और चीन का व्यापार भी छीन लिया गया। कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के रूप में भारत का प्रशासन चलाने वाली एक संस्था बनकर रह गई। और कानूनों को एक समान बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले लॉ कमीशन या विधि आयोग का गठन भी इसी दौरान किया गया। लॉ कमीशन के अलावा 1833 के इस एक्ट में कुछ ऐसे सामाजिक आदेश भी थे जो बहुत दिलचस्प हैं। इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रशासन को दास प्रथा या स्लेवरी को खत्म करने के सख्त निर्देश दिए गए, जिस पर 1843 में जाकर अमल हुआ। इसमें यह भी लिखा गया था कि सरकारी नौकरियों में रंग, नस्ल या धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय से भेदभाव नहीं होगा। बेशक ये बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही और ऊंचे पदों पर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार बनाए रखा, लेकिन आगे चलकर भारत के राष्ट्रवादियों ने इसी कागज का इस्तेमाल अंग्रेजों से अपने हक मांगने के लिए किया। सिद्धांत में कुछ और कहना और हकीकत में कुछ और करना, यही तो ब्रिटिश शासन का असली रंग था।
लेकिन जब हम आक्रामकता और सर्वोच्चता की बात करते हैं तो 1840 और 1850 का दशक सबसे अलग नजर आता है। ये वो दौर था जब लॉर्ड डलहौजी ने भारत की जमीन पर कदम रखा। डलहौजी एक अजीब सी मानसिकता लेकर आया था। उसका मानना था कि भारतीय राजाओं का शासन पुराना और बेकार है और ब्रिटिश प्रशासन ही सबसे बेहतर है। इसलिए जहां भी और जैसे भी मौका मिले देसी रियासतों को हड़प लेना चाहिए। इसी सोच ने वेबगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जन्म दिया। ये सिद्धांत किसी भी रियासत को हड़पने का सबसे कुख्यात तरीका था। इसने भारतीय समाज के सदियों पुराने नियमों को ही खारिज कर दिया। इस नियम की शर्तें बहुत ही सीधी और क्रूर थी। अगर किसी रियासत के राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई सगा बेटा यानी बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो रियासत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति बन जाएगी। भारत में सदियों से गोद लिए गए बेटे को भी वही अधिकार मिलते थे जो सगे बेटे को, लेकिन डलहौजी ने इस नियम को सिरे से नकार दिया। उसने साफ कर दिया कि गोद लिए हुए बेटे को राजा की निजी संपत्ति, महल और गहने तो मिल सकते हैं, लेकिन राज्य की गद्दी या राजनीतिक ताकत बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सीधे सीधे परंपराओं और संप्रभुता पर डकैती थी। ये वैसा ही था जैसे कोई बैंक अचानक से नियम बदल दे और किसी का घर सिर्फ इसलिए जब्त कर ले क्योंकि उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके डलहौजी ने एक के बाद एक कई राज्यों को हड़प लिया। 1848 में सतारा, 1839 में संबलपुर और 1853 में झांसी जैसी पुरानी और समृद्ध रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में जबरदस्ती मिला लिया गया। इस नीति ने भारतीय राजाओं, सामंतों और आम जनता के अंदर अविश्वास और गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार कर दिया जो आगे चलकर 1857 के महाविद्रोह में फट पड़ा। इस गुस्से और विद्रोह के शुरू होने से ठीक पहले ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के लिए अपना आखिरी कानून पास किया, चार्टर एक्ट 1853। अगर इस एक्ट के दस्तावेजों को गहराई से पढ़ें तो इसमें सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा इशारा छिपा हुआ था। अब तक जितने भी चार्टर एक्ट आते थे उनमें कंपनी को भारत पर राज करने के लिए 20 साल का समय दिया जाता था, लेकिन 1853 के एक्ट में यह 20 साल की समय सीमा पूरी तरह से गायब थी। इसका सीधा सा अर्थ था कि ब्रिटिश क्राउन जब चाहे बिना कोई पूर्व सूचना दिए कंपनी को किनारे कर सकता है और भारत की सत्ता सीधे अपने हाथों में ले सकता है। ये कंपनी के ताबूत में आखिरी कील थी। प्रशासनिक नजरिए से भी 1853 के एक्ट ने एक बहुत बड़ी नींव रखी। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, कार्यकारी काम और कानून बनाने का काम। कानून बनाने के लिए 6 नए सदस्यों के साथ एक अलग भारतीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ये परिषद बिल्कुल उसी तरह काम करती थी जैसे इंग्लैंड में ब्रिटिश संसद काम करती थी। इससे भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत या एक मिनी संसद कहा जा सकता है, क्या जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS में नियुक्तियों का तरीका बदल दिया गया। पहले कंपनी के डायरेक्टर अपने जान पहचान वालों को ये बड़ी नौकरियां दे देते थे, लेकिन इस एक्ट के जरिए सिविल सेवा के दरवाजे खुली प्रतियोगिता या ओपन कंपटीशन के लिए खोल दिए गए। मैकाले समिति की सिफारिशों पर यह तय हुआ कि अब परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर लोगों को चुना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस परीक्षा में अब भारतीय भी बैठ सकते थे। इन सारे एक्ट्स और नीतियों को एक साथ रखकर देखने पर पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। 1773 से शुरू हुआ ये सफर 1853 तक आते आते एक पूरी तरह से अलग मुकाम पर पहुंच चुका था। सही कहा। लंदन में बैठी संसद ने पहले एक व्यापारिक कंपनी को रेगुलेट किया, फिर उसके व्यापारिक अधिकार छीने और धीरे धीरे उसे पूरी तरह से एक प्रशासनिक मशीनरी में बदल दिया। रिंग फेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने जमीन पर इस साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाईं और चार्टर एक्ट्स ने इसे कानूनी वैधता दी। एक मामूली सी व्यापारिक कंपनी का भारत का भाग्य विधाता बन जाना किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात सामने आती है जो किसी को भी गहरे विचार में डाल सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 के विद्रोह के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गई और ब्रिटिश साम्राज्य भी 1947 में भारत से विदा हो गया। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 ने जो मिनी संसद बनाई थी और जिस इंडियन सिविल सर्विस की नींव रखी थी, क्या वे सच में खत्म हुए? अगर हम आज के भारत के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो वही सिविल सर्विस आज IAS के रूप में काम कर रही है और उसी मिनी संसद का विकसित रूप आज की लोकतांत्रिक संसद है।
साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनका बनाया हुआ वो प्रशासनिक ढांचा आज भी हमारे सिस्टम की सबसे मजबूत रीढ़ बना हुआ है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो आज भी फाइलों और दफ्तरों में सांस ले रहा है। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.